नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे साइटिका के विषय में बात करूँगी, क्योंकि साइटिका से बहुत लोग परेशान हैं। 15 से 18 साल के बच्चे भी साइटिका से परेशान हैं। बहुत ही छोटी उम्र में लोग साइटिका से परेशान हो रहे हैं। उसका कारण तो वैसे लाइफस्टाइल ही है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये जान लें कि साइटिका की नाड़ी निकलती कहाँ से है। तो साइटिका की जो नाड़ी का स्थान है वो L4 L5 है। L4 L5 से निकलकर कूल्हे की मांसपेशियों से होती हुई पिंडलियों के पीछे से पैर के पंजे के अंगूठे तक आती है। इस रोग में नाड़ी में बहुत खिंचाव होता है, दर्द होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा सूजन भी हो जाती है, जिससे पैर फैलाने में भी दिक्कत होती है। इस रोग की शुरुआत अचानक से हो जाती है। जब इस रोग की शुरुआत अचानक से होती है, ये रोग नया नया होता है, तो 2-4 सप्ताह में ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये 2-4 सप्ताह में ठीक ना हो और हम इस पर ध्यान ना दें तो ये रोग अपना स्थान बना लेता है और फिर जल्दी से साइटिका पेन ख़त्म नहीं होता। अक्सर खिंचाव होता है, सूजन हो जाती है और परेशानी रहने लग जाती है। तो अब जानते हैं कि साइटिका रोग होता क्यों है। तो साइटिका रोग होने का मेन कारण तो है ब्लड के अंदर अम्लता का बढ़ जाना, ब्लड के अंदर एसिडिटी का बढ़ जाना। तो जो हमारा खान पान है, जो हम लोग रोज़ाना खाते हैं, उसमें अधिकतर हम एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड एसिडिक होने लग जाता है और एसिडिक होने की वजह से उसका साइड इफ़ेक्ट हमारी साइटिका नर्व पर पड़ता है। और चूँकि जब ब्लड एसिडिक हो जाता है तो नर्व कमज़ोर होने लग जाती है और इसी तरह से साइटिका नर्व भी कमज़ोर हो जाती है, डिजनरेट होने लग जाती है और जिसकी वजह से उसमें सूजन आने लगती है और दर्द रहने लग जाता है। एक्चुअल में यह रोग रूमेटिक रोग है। साइटिका नाड़ी में जलन व दर्द जो हमारी स्पाइन की लास्ट वर्टिब्रा है, कई बार उसमें चोट लगने के कारण भी इस तरह का दर्द हो सकता है। तो अब जानते हैं कि शरीर के अंदर अम्लता बढ़ती कैसे है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब जानते हैं कि शरीर में अम्लता बढ़ती कैसे है। तो जो आहार हम रोज़ाना करते हैं, वो आहार जब शरीर में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने के बाद रस के रूप में शरीर में एकत्र होता है, तो वो एल्कलाइन भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम भोजन किस तरह का करते हैं। अगर हम एल्कलाइन भोजन करेंगे तो जो भोजन का सार है, जो शरीर में लगता है, जो एब्जॉर्ब होता है, वो एल्कलाइन होगा। और जब हम एसिडिक फूड खाएंगे, मिर्च मसालों का तला हुआ भोजन करेंगे, तो उसका जो भोजन का सार होगा वो एसिडिक होगा। तो इस तरह से भोजन खाने के बाद जो भोजन का रस हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होता है, तो वो क्षारीय भी हो सकता है, एल्कलाइन भी हो सकता है, और वो डिपेंड करता है हमारे खाए हुए भोजन पर। अब अगर आप रोज़ाना में एसिडिक फूड ज़्यादा खाएंगे, मांस, मछली, समोसे, कचौड़ी, तली भुनी चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें अगर ज़्यादा खाएंगे तो निश्चित रूप से ब्लड एसिडिक होगा और एसिडिक होने के बाद वो तरह तरह की बीमारियां शरीर में लेकर आएगा। क्योंकि जब ब्लड दूषित हो जाता है तो बीमारियां निश्चित रूप से आती हैं, और जितनी भी भयंकर बीमारियां हैं, जैसे बीपी हाई है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, साइटिका, गठिया, इस टाइप के सभी रोग हमारे ब्लड में अम्लता बढ़ने के कारण से होते हैं। इसके अलावा हम अगर अपने भोजन में फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, कच्चे सलाद, अंकुरित अनाज, इस टाइप का भोजन करते हैं जिसमें मिर्च मसाले नहीं होते, तो ये भोजन एल्कलाइन होता है और ये हमारे ब्लड की एसिडिटी को नहीं बढ़ाता। अगर आप सभी तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अपने भोजन में 80% एल्कलाइन और 20% एसिडिक फूड खाना चाहिए। ये मैं और वीडियो में भी बताती आई हूँ कि यदि आपको अपनी बीमारी को शरीर से बाहर निकालना है तो अपनी डाइट में चेंज करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि जो हम एसिडिक फूड खाते हैं वो हमारे शरीर में कचरे के रूप में इकट्ठा कहाँ पर होता है। तो ये समझने की बात है कि हमारे शरीर में इकट्ठा होने वाला फॉरेन मैटर सबसे पहले हमारी हड्डियों के जोड़ों में इकट्ठा होता है, और जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। क्योंकि शरीर में
एल्कलाइन की कमी हो जाती है, क्षार तत्व की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और जो जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां हैं, टिश्यूज़ हैं, उनमें भी अम्लता बढ़ जाती है और उसकी वजह से हड्डियों के आसपास सूजन आने लग जाती है, जोड़ों के आसपास सूजन रहने लगती है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, नर्व में खिंचाव आ जाता है, सूजन आ जाती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है और इसके अलावा रात को जब हम सोते हैं तो पैर फैलाने में भी दिक्कत महसूस होती है। तो अब बात करते हैं कि अगर साइटिका की प्रॉब्लम आ गई है तो हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है, साइटिका को कैसे हमें ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डाइट में ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपनी डाइट में चेंज नहीं करेंगे तो आप चाहे कितनी भी दवाई खाते रहें, चाहे कुछ भी करते रहें, आपका साइटिका पेन कभी नहीं जाएगा। आप दवाइयाँ खाएंगे, थोड़े बहुत दिन के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर बढ़ जाएगा। तो साइटिका पेन को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डाइट में एल्कलाइन खाद्य पदार्थों को बढ़ाना पड़ेगा और जो एसिडिक हैं उनको निकालना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो साइटिका पेन से छुटकारा पाने के लिए हम दिन की शुरुआत करेंगे नारियल तेल से। तो एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल हमें चाहिए। तो सबसे पहले सुबह खाली पेट 10 ml एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल पीना चाहिए और उसके ऊपर 1 कप हल्का गर्म पानी घूंट घूंट करके पीना है। इस तरह से आप इसको 10 दिन तक लगातार पिए। जब 10 दिन आपको लगातार इसे पीते हुए हो जाए तब आप इसे छोड़ दें। हर महीने 10 दिन के लिए आपको इसे पीना है। इसके अलावा जिनको नींबू सूट करता है वो 1 गिलास हल्के गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ करके रोज़ाना पिए। इसके अलावा हार श्रृंगार का काढ़ा भी बनाकर पीना चाहिए। हार श्रृंगार का काढ़ा साइटिका पेन में बहुत रिलीफ करता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा कि हार श्रृंगार के काढ़े को हम कैसे बनाते हैं। हार श्रृंगार का काढ़ा हमें रोज़ाना सुबह खाली पेट पीना है। आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो आप इसको शाम को भी पी सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हार श्रृंगार का काढ़ा सूट नहीं करता, जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनको इससे गर्मी महसूस होती है। तो जो भी चीज़ आपको दोनों में से सूट करती है, नींबू पानी या हार श्रृंगार का काढ़ा, कोई एक चीज़ आप पी सकते हैं। तो हार श्रृंगार का काढ़ा पीने के 1 घंटे बाद हमें नाश्ता करना चाहिए। तो नाश्ते की शुरुआत हमें फ्रूट से करनी चाहिए। तो आप एक बड़ी प्लेट भर करके फ्रूट्स खाएं, 300 ग्राम 400 ग्राम जितना भी आप खा सकते हैं। जो भी मौसम के फल आएँ वो आप पेट भर के खाएं, क्योंकि सारे फ्रूट्स एल्कलाइन होते हैं। इसके अलावा फलों के साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं नाश्ते में। जैसे रोज़ाना आप अपने लिए बादाम भिगो करके खा सकते हैं, अखरोट भी भिगो करके खा सकते हैं, 10-20 मुनक्का भी भिगो करके खा सकते हैं। तो जो चीज़ आपको सूट करती है वो आप इसमें से भिगो करके खा सकते हैं। और जब आप लंच करें तो लंच में आप चोकर युक्त आटे की रोटी खाएं। आप ऐसा आटा बिल्कुल ना खाएं जो मैदे की तरह पिसा हुआ होता है। अगर आपकी मजबूरी है मैदे के जैसा पिसा हुआ आटा लेने की, या आप जैसे पैकेट का आटा मंगवाते हैं, तो कोशिश करें कि चक्की से आटा मंगवा लें और चक्की वाले को कह करके आप थोड़ा मोटा आटा पिसवा लें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पैकेट वाला आटा लेकर के आते हैं, तो आप एक ब्रांड का पैकेट भी मंगवा लें, एक चोकर का पैकेट भी मंगवा लें, वो भी अच्छी कंपनियों का मिल जाता है। तो जब आप रोटी बनाएं, जब आप आटा गूंदें तो उसमें थोड़ी सी चोकर की मात्रा मिला लें। तो जब आप चोकर मिक्स करके रोटी बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी हजम हो जाती है, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा आप अपने लंच में कुछ दिनों के लिए दालों को बंद कर दें, केवल सब्जी खाएं। और कभी आपका मन करे तो आप मूंग की दाल छिलके वाली आधी कटोरी खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दालें अगर खाते हैं तो वो कफ बनाती हैं, सूजन पैदा करती हैं, दर्द पैदा करती हैं। तो हमें एल्कलाइन ही फूड लेना है। और इसके लिए आप भोजन में दलिया भी खा सकते हैं, आप जौ का दलिया खा सकते हैं, गेहूं का दलिया भी खा सकते हैं। और जो सब्ज़ी आपने बनाई है उसके साथ आप मिक्स करके खाएं। दलिया को आप ऐसे बनाएं जैसे आप चावल खाते हैं, चावल बनाते हैं। तो आप चावल ना खाएं, चावल की जगह दलिया ही खाएं। और जो भी आप सब्ज़ी बनाएं वो बिल्कुल सादी बनाएं, मौसम की बनाएं, बिना मिर्च मसालों की बनाएं। उसमें मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं डालने चाहिए। और भोजन करने से पहले एक प्लेट भर के आप सलाद खाएं। और जो भी मौसम की सलाद है, जैसे खीरा, गाजर, ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, जो भी सलाद में आपको मिलता है
उसको आप अच्छे से खाएं। ये नहीं कि 2 टुकड़े खा लिए और आपका सलाद का काम पूरा हो गया। ऐसे सलाद खाने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप उसको पूरा एक प्लेट भर के नहीं खाएंगे। और जब 4-5 बजे टी टाइम होता है उस वक्त आप टी को तो अवॉइड ही कर दें, क्योंकि टी हमेशा एसिडिक होती है, कब्ज़ को बढ़ाती है, गैस को बढ़ाती है। तो चाय को तो हमें अवॉइड ही करना अच्छा है। उस वक्त आप फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट जूस पी सकते हैं और कच्ची सब्जियों का जूस पी सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, पालक, टमाटर, इनका जूस निकाल करके आप पी सकते हैं। तो शाम के टाइम आपको इसी तरह का कुछ लेना चाहिए। ये भी चूँकि एल्कलाइन होता है, एसिडिक बिल्कुल नहीं होता। और जब रात्रि भोजन करें तो जैसा आपने लंच में किया है ठीक वैसा ही भोजन आप रात को खा सकते हैं। और जब आपको अपने शरीर से बीमारी को निकालना है, चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे साइटिका पेन हो, चाहे कब्ज हो, गैस हो, एसिडिटी हो, या कोई भी भयंकर रोग हो, किसी भी तरह का रोग हो, जब हम शरीर से बीमारी को बाहर निकालना चाहते हैं तो उस वक्त हमें दूध और दूध से बने पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इस तरह की डाइट लेने लगेंगे जिसमें एल्कलाइन ज़्यादा हो, एसिडिक कम हो, तो आप महसूस करेंगे कि आपका दर्द बहुत जल्दी कम होने लगा है। आपको जो साइटिका पेन से प्रॉब्लम हो रही थी या जो खिंचाव था, सूजन थी, ये सब चीज़ बहुत जल्दी ठीक होने लगी है। अगर आप इस तरह का भोजन जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, डाइट लेने के लिए बता रही हूँ, अगर इसको 3 महीने तक अगर आप लगातार फॉलो कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको साइटिका पेन में बहुत आराम मिल गया है। और जो आपको इससे जलन हो रही थी, दर्द था, सूजन थी, खिंचाव था, पैर फैलाने में दिक्कत हो रही थी, वो सभी समस्याएं धीरे धीरे डाइट को चेंज करने से ही समाप्त होने लगेंगी। तो डाइट बिल्कुल औषधि का काम करती है, इसलिए हमें डाइट पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। आजकल चूँकि डाइट पर ही ध्यान नहीं है और इसीलिए बीमारियां बढ़ने लगी हैं। अब मैं आपको साइटिका पेन से छुटकारा पाने के लिए बहुत अच्छी 2-3 प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी। वो प्राकृतिक चिकित्सा जब आप करेंगे तो आपका साइटिका पेन बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा। अब जैसे साइटिका पेन में कमर पे बहुत दर्द होता है, L4 L5 पर जहाँ से साइटिका नर्व निकलती है वहाँ कंप्रेस हो जाती है, तो वहाँ जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस जगह पर अगर आप गरम ठंडी सिकाई करेंगे तो गरम ठंडी सिकाई करने से वहाँ पर सूजन ख़त्म हो जाएगी और ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और साइटिका पेन कम होने लग जाएगा। तो देखते हैं ये सिकाई कैसे करेंगे। आजकल अक्सर कमर में दर्द रहता है, कभी कभी गैस की वजह से भी कमर में दर्द होता है और कभी साइटिका पेन जब होता है उस वक्त भी L4 और L5 पर या S1 पर दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में कमर पर हमें गर्म ठंडी सिकाई करने से बहुत आराम मिलता है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि गर्म ठंडी सिकाई कैसे करनी है। पहले हमें बोतल में गर्म पानी भरना है और इतना तेज़ गर्म पानी हो जिसको हम आराम से सहन कर सकें। तो इसके लिए ये पानी भर लेते हैं और जब पानी इसमें पूरा 1 मग पानी आ जाता है, पूरा 1 लीटर, और जब इसको भर लें तो इसको बंद करने के लिए इसके मुंह तक पानी ले आए जिससे उसके अंदर जो हवा है वो बाहर निकल जाए। फिर इसका ढक्कन लगा दें। ऐसा करने से ये फ्लैट रहती है, नहीं तो यह बहुत फूली फूली सी हो जाती है। अब कमर पे हमें गर्म ठंडी सिकाई करने के लिए गर्म बोतल को रखना है। अगर ये तेज़ गर्म लगती है तो इसमें एक तरफ से ये देखिए बने हुए डिज़ाइन बना हुआ है, ये थोड़ा उभरा हुआ डिज़ाइन है, तो इसको हम पलट के रख सकते हैं। ये एक तरफ से प्लेन है। और अगर ये तब भी तेज़ लग रही हो, इसके नीचे एक टॉवल बिछा लें जिससे इसकी गर्मी थोड़ी कम हो जाए। ये सिकाई हमें 3 मिनट तक करनी है। जब 3 मिनट पूरे हो जाएंगे गर्म सिकाई करते हुए, तब उसके बाद हमें ठंडा टॉवल भिगो करके रखना है। अब 3 मिनट इसको पूरे हो गए हैं तो हमें इस पर ठंडा भिगो करके कपड़ा रखना है। इसके लिए हम बॉटल को हटा देंगे और टॉवल का साइज़ ये बना करके रखेंगे जो आप देख रहे होंगे। इस तरह से अगर टॉवल आपका बड़ा है तो उसका साइज़ छोटा कर लें और उसको ठंडे पानी में भिगो लें।
और उसको हल्के हाथ से निचोड़ना है, जिससे कि थोड़ा ठंडा पानी इसके अंदर रह जाए। अब 1 मिनट के लिए हमें ठंडी सिकाई करनी है। तो जब ठंडा टॉवल रखे हुए आधा मिनट हो जाए तो हमें इसको पलट देना है, क्योंकि उस साइड से ये गर्म हो जाता है। और जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो इस टॉवल को हटाना है और फिर से हमें गर्म बॉटल रखनी है, इस डायरेक्शन में ही रखनी है। और जब इसको रखे हुए 3 मिनट पूरे हो जाएं तब इस बॉटल को हटाना है और फिर से हमें ठंडा टॉवल भिगो करके इसके ऊपर रखना है। अब 3 मिनट पूरे हो गए हैं तो इसको हम उतार के रख देंगे और ठंडे टॉवल को कमर पर फैला देंगे। जब आधा मिनट हो जाए तो इसको पलट देंगे और जब 1 मिनट हो जाए तो इसको उतार के रख देंगे और फिर से गर्म बॉटल रखेंगे। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। इसके अलावा जिनका दर्द कमर से लेकर पिंडली तक जाता है और पिंडली से कई बार अंगूठे तक चला जाता है और बहुत परेशानी होती है, पैर फैलाने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो ऐसे अवस्था में आप अगर रोज़ाना 20 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखेंगे तो इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलने लग जाएगा। तो देखते हैं इस चिकित्सा को कैसे करेंगे। इस चिकित्सा को करने के लिए 2 बाल्टी में पानी लेना है गर्म। तो आप देखिए, एक बड़ी बाल्टी में गर्म पानी है, इसमें हमें पैर रखने हैं और एक छोटी बाल्टी में अलग से पानी रखा है जो बीच बीच में इसमें डालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो हमें थोड़ा पानी बीच में डालना पड़ेगा। चिकित्सा को शुरू करने से पहले पानी पीना ज़रूरी है। अगर गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी पी लें और अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी पिएं। तो इस चिकित्सा को लेने के लिए हमें पैरों को गर्म पानी में 20 से 30 मिनट के लिए रखना है और बड़ी बाल्टी में हमें पैर डुबाने हैं, जिससे आराम से पैर डूब सके और पिंडली तक इसमें हमें गर्म पानी रखना है। और जब पैर गर्म पानी में रखें तो बाल्टी को कवर कर लें, जिससे पानी की गर्मी बाहर ना आए, हीट बनी रहे। और हमें पानी का टेम्परेचर ऐसा रखना है जिसको आप आराम से सहन कर सकें, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना हल्का। और 5 मिनट जब रखे हुए हो जाए तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लें। अब 5 मिनट रखे हुए हो गए हैं। जब पानी डालें तो पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें और ध्यानपूर्वक डालें कि आपके पैरों के ऊपर गर्म पानी ना डल जाए। इस तरह से हमें, गर्मी का मौसम है तो 20 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना है और अगर सर्दी का मौसम है तो करीब 30 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चादर ओढ़ के बैठते हैं तो थोड़ी सी अंदर गर्माहट भी फील होनी चाहिए। जब अंदर गर्मी फील होने लगे तब आप पानी से पैरों को निकालें। अब 5 मिनट हो गए हैं, एक बार फिर पानी डालेंगे। जब हम गर्म पानी में पैर रखे हुए होते हैं तो सिर पर थोड़ी गर्मी फील होती है। तो ऐसी अवस्था में जब सिर पर गर्मी फील हो रही हो तो तौलिए को पानी में भिगोकर सिर के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि सिर ठंडा रहना चाहिए। जब तौलिया सिर के ऊपर रखें तो इसे दोनों साइड से कस के निचोड़ दें और बीच में निचोड़ना नहीं है, जिससे कि उसमें थोड़ा पानी भरा रहे। अब 20 मिनट हो चुके हैं तो हम पैरों को गर्म पानी में से बाहर निकालेंगे। और सर्दी का मौसम है तो पैरों पर ठंडा पानी डाल लें और उसको नेचुरल फॉर्म में ले आए, और अगर गर्मी का मौसम है तो पूरा नहा लें। तो अभी आपने देखा ये चिकित्सा कैसे की है। किसी किसी को साइटिका पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो पेन के कारण पूरा पैर सूज जाता है, पिंडली में सूजन आ जाती है, अकड़ाहट हो जाती है, और जो एंकल है, एंकल वाली हड्डी, उसके ऊपर भी सूजन आ जाती है, पूरा पंजा सूज जाता है और पंजा पफी सा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पैर के ऊपर कॉटन की पट्टी को भिगो कर बांधना है। तो देखते हैं इस पट्टी को हम कैसे बांधेंगे। इस साइटिका पेन के लिए मैं आपको दूसरा ट्रीटमेंट दिखा रही हूँ, जिसके ऊपर हमें पट्टी बांधनी है। इससे पहले मैंने पैरों को गर्म पानी में रखने के लिए बताया है। जब साइटिका पेन में पूरी पिंडली सूज जाए और पंजे के ऊपर भी स्वेलिंग आ जाए
तब हमें इस पट्टी का इस्तेमाल करना है। और इस पट्टी को, ये कॉटन की पट्टी है, हमारे सेंटर में रहती है पट्टी, और ये करीब 2.5-3 मीटर लंबी है। आप अपने घर में दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रैप करके 4 तह ऐसे करके बना सकते हैं, या अगर आपके पास कोई पुरानी बेडशीट पड़ी हो तो उससे भी पट्टी आप बना करके ले सकते हैं। तो इस पट्टी को हमें इस तरह से रैप करके और फिर पानी में भिगोना है पहले, और फिर इसको निचोड़ देना है। उसके बाद हमें इसको पैर पर बांधना है। इस तरह से आपको इसको रैप करना है, और रैप ऐसे करेंगे कि थोड़ी थोड़ी पट्टी हर बार एक दूसरे के ऊपर रैप हो जाए, मतलब इसकी डबल लेयर आपके पैर पे आ जाए। पट्टी बांधने के बाद हमें हर 2-3 मिनट के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है, इस तरह से, जिससे ये पट्टी पूरी गीली रहे। और जो ये पानी है खूब अच्छा ठंडा होना चाहिए, जैसे फ्रिज में बॉटल रख के ठंडा हो जाता है, ऐसा ठंडा पानी हमें चाहिए। जब 1-2 मिनट हो जाए तो उसके बाद फिर से पानी डालें। इस तरह से हमें 20 मिनट तक अपने पैर की पट्टी को बिल्कुल गीला रखना है। जब 20 मिनट पूरे हो जाएं तब आप इस पट्टी को खोल दें। तो अभी आपने देखा इस पट्टी को हमने कैसे बांधा है। जब ये पट्टी पैर पर बंधी रहती है उस वक्त इस पट्टी को हमें गीला रखना होता है, और गीला रखने के लिए इसके ऊपर हमें ठंडा पानी हर 2-4 मिनट के बाद डालते रहना चाहिए। जब 20 मिनट तक ये पट्टी बंधी रहती है तो उस वक्त इस पर ठंडा पानी डालते रहें, और जब 20 मिनट पूरे हो जाए तो इस पट्टी को खोल दें, और खोलने के बाद कोई भी मोटा कपड़ा ओढ़ करके आप बैठ सकते हैं, और या अपने हाथों से, हथेलियों से अपने पैर वाले एरिया पे जहाँ पर हमने पट्टी बांधी है उसको हल्का हल्का सा रब करके गरम कर लें, जिससे कि स्वाभाविक स्थिति वापस आ जाए, और या फिर आप ओढ़ करके 20-25 मिनट के लिए बैठे रहें। अभी आपने देखा कि जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, पंजा सूज जाता है, एड़ी की हड्डी पर भी स्वेलिंग आ जाती है, पिंडली भी टाइट हो जाती है, तो उनको ठंडे पानी से सिकाई करनी चाहिए। और जिनको साइटिका पेन में चलने में दिक्कत हो रही है और दर्द महसूस हो रहा है, सूजन नहीं है, तो उनको गर्म पानी में पैर रोज़ाना रखना चाहिए। जब ठंडी सिकाई करने से पैरों की सूजन बिल्कुल उतर जाए तो फिर आप रोज़ाना गर्म पानी में 20 मिनट के लिए पैरों को रखा करें। जब रोज़ाना 20 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखते हैं तो ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और दर्द से राहत मिल जाती है। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी मेरी पसंद आई होगी। आज की जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।